अस्सलाम वालेकुम। 3 डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके सामने ले आऊँ। एक तो डेवलपमेंट वो है जो अब से 2 घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बार फिर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी। 2 जुलाई को उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का मुजाहरा करेंगे, और बाकी तमाम शहरों में, बड़े शहरों में उन्होंने कहा, यानी कराची, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, वहाँ पे उन्होंने लोगों से कहा कि निकलें, अपने लिए निकलें। उन्होंने कहा मेरे लिए ना निकलें, अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। ये तो एक डेवलपमेंट है। इसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, इसको उन्होंने कैसे बिल्डअप किया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी अहम डेवलपमेंट वो है जहाँ पंजाब के इंतखाबात जो हैं वो अब ज़ाहिर, अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमरान खान साहब 2 जुलाई को जो प्रोटेस्ट कॉल दे रहे हैं, ये दर हकीकत उनकी पंजाब की जो कैंपेन है जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं उसके साथ ये डवटेल कर जाएगी, बिकॉज 2 तारीख से तहरीक इंसाफ अपनी मूवमेंट जो है पंजाब में चला रही है। पंजाब में उन 17 जुलाई के जो बाई इलेक्शंस होने हैं उसके हवाले से ये तो होगी दूसरी सूरत हाल कि पंजाब में इस वक्त क्या कैफियत है और वहाँ तहरीक इंसाफ के पास किस किस्म की हिकमत अमली होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट वो है जो अब तकरीबन हम 48 घंटे से ज़्यादा चहमगोइयाँ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उस हवाले से वीलॉग्स भी आ रहे हैं, कुछ टेलीविज़न चैनल्स में भी इसकी बातें हुई हैं, लेकिन सियासी हलकों में ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब एक तरफ यानी PMLN और शहबाज शरीफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी, ये चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा को ये परसुएट किया जाए, जो कह चुके हैं और ISPR की तरफ से बाकायदा एक ऑफिशियली कह चुके हैं कि वो अब मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे और 26 नवंबर को वो रिटायर होंगे और पाकिस्तान आर्मी को एक नया चीफ जो है मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों जो हैं वही चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा को परसुएट किया जाए कि वही कंटिन्यू करें either as the chief for the next 1 year or 2 years or term, या चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का एक नई पोजीशन जो है CDS की क्रिएट की जाए, जैसे हिंदुस्तान में क्रिएट की गई थी जनरल बिपिन रावत के लिए, जिनकी कुछ महीने पहले फिर एक एयर क्रैश में डेथ भी हो गई। तो लेट्स लुक एट दीज 3 डेवलपमेंट्स वन बाय वन। इमरान खान साहब ने अपना जो केस बनाया है प्रोटेस्ट का, पहले तो मैं समझता हूँ, जो मैंने कई दफ़ा कहा इन व्लॉग्स में कि मैं ये जो आखिरी मार्का फाइनल क्लैश टाइप ऑफ फीलिंग पहले इमरान खान साहब ने पैदा की हुई थी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम आएंगे और उस दिन तख्त या तख्ता हो जाएगा 25 मई का, उसके ऊपर मैंने दबे अल्फाज में कई दफ़ा क्रिटिसिज्म की थी कि ये चीज़ वर्क नहीं करती बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। और ये जो अब हिकमत फैमिली इमरान खान साहब अनलीश कर रहे हैं, ये वही हिकमत फैमिली है जो मैंने अपने व्लॉग्स में एडवोकेट भी की, बहुत ज़्यादा मैंने इसको आर्ग्यू किया कि ऐसा होना चाहिए, और अब मुझे ये बात पसंद आ रही है कि वो कर क्या रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले तो वो एक मसलसल एक नैरेटिव जो है वो शेप करते हैं, उसको वो आखिरी मार्के की शक्ल नहीं देते, बट उसको मसलसल अपने बयानिए को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो उन्होंने अपना जो टेलीवाइज एड्रेस किया लोगों से, उसको उन्होंने बेसिकली शुरू किया जो कि उनको हुकूमत ने रूज बॉल दी सुपर टैक्स की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक दिन पहले जो सुपर टैक्स लगाया है, इसके बाद पाकिस्तान का कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 40% से ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में ये 25% है। इससे पहले टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के बहुत से बैंकर, फाइनेंशियर और इकोनॉमिस्ट ये वाज़ेह कर चुके हैं कि इस सुपर टैक्स के बाद जो लगा दिया गया है शहबाज शरीफ की हुकूमत में, और जिसके फ़ौरन बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई बिकॉज सीरियस क्वेश्चंस उठ गए अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, कंस्ट्रक्शन है और बहुत सी चीज़ें, तो बैंकिंग भी है। तो इसके लगाने के बाद बैंकर्स ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स है उसकी शरह 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगी, 50-55% हो सकती है। हुकूमत कह रही है कि 39% होगी, लेकिन जो प्राइवेट सोर्सेज हैं वो कहते हैं 50% हो जाएगी, और इंडस्ट्री अनकम्पैटिटिव जो है, अनकम्पैटिटिव जो है वो इंडस्ट्री हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने यहाँ से अपना बयानिया जो है उसे बिल्डअप किया, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उन्होंने टैक्स की शरह को नहीं बढ़ाया था अपनी हुकूमत में, बल्कि उन्होंने टैक्स बेस को वाइडन करने की कोशिश की थी, और यूँ 6100 अरब 6100 बिलियन टैक्सेस जो हैं वो इस साल कर रहे थे, और अगर उनकी हुकूमत ना गिरती तो उन लोगों का हदफ जो है वो 7900 बिलियन के तकरीबन 8000 बिलियन या 8 खरब का हदफ होता। और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये चीज़ आप अखबारात में देख सकते हैं कि वाकई हदफ जो है वो 7900 बिलियन का होना था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाना चाह रहे थे, हम दुकानदारों को, रिटेलर्स को, ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाना चाह रहे थे। यही वजह है कि हमने उनके साथ फिक्स टैक्स
नेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, जो एक दिन पहले आपने देखा कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइली एक या दो दिन पहले फिक्स टैक्स पे दुकानदारों के साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बिल्डअप किया वो नैब के कवानीन के हवाले से था। उन्होंने कहा कि ये जो नैब का NRO 2 देने की कोशिश हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो पिटीशन लेकर चले गए हैं जिसमें ख्वाजा हारिस साहब को हायर किया है तहरीक इंसाफ ने, जिस पर क्रिटिसिज्म भी हो रही है कि ख्वाजा हारिस साहब को नवाज़ शरीफ साहब के बहुत करीब रहे हैं, पता नहीं वो तहरीक इंसाफ से और इमरान खान के केस को लॉयली प्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वकील जब एक केस ले लेता है तो वो उसको लॉयली ही प्रेजेंट करेगा, क्योंकि फिर वो ख्वाजा हारिस की प्रेस्टीज और उनकी ईगो का क्वेश्चन है कि उन्होंने हारना नहीं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो गए हैं रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बिलफर्ज अगर हमें रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं भी मिलती तो ये जहन में रखिए कि नैब के ये जो अमेंडमेंट जो कानून हुकूमत ले आई है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है कि पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी तबाही होगी जिसको उन्होंने एक्सप्लेन ये किया। उन्होंने कहा कि देखें, बेसिकली तौर पे नैब के कानून में इन्होंने तब्दीली ये कर दी है जो बहुत बड़ी, कि एक तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1999 से इन्होंने नाफिज अमल कर दिया है, यानी तमाम केसेस जो बने हैं इस कानून के तहत, अब जो नया अमेंडेड कानून आएगा उसके तहत वो केसेस जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, उससे इफ़ेक्ट होंगे। और इफ़ेक्ट क्या होगा कि एक बहुत बड़ी जो चेंज लाएँ वो ये लाए हैं कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के ज़ाती बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसे नहीं मिलते सस्पिशियस नेचर के, उसकी बीवी के, उसकी बेटी के, उसके बेटों के अकाउंट में मिलते हैं, तो उसे आप दायरा तहकीकात में नहीं ला सकते। उसके बारे में पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव बॉडी नैब क्वेश्चन नहीं उठा सकती। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उन्होंने अपनी एग्जांपल्स दे के वाजे किया कि मैं अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में अगर बहुत से पैसे नज़र आते हैं तो पिछला जो कानून था उसमें मुझे एक्सप्लेन करने पड़ते कि ये 10 करोड़ या 10 अरब रुपये मेरे पास कैसे आए हैं, मैं इसे कैसे जस्टिफाई करता हूँ। लेकिन अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप ये साबित करें कि ये 10 अरब रुपये जो शहबाज शरीफ या इमरान खान या नवाज़ शरीफ के बैंक अकाउंट में हैं, ये जो हैं ये नाजायज़ हैं, ये इलीगल हैं, आपको साबित करना पड़ेगा केस इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन मज़ीद उसमें चीज़ ये है कि जब इसमें से बीवी बच्चों को और बेटों को निकाल दिया गया, करीबी रिश्तेदारों को निकाल दिया, तो फिर तो ज़ाहिर है कि अगर इमरान खान के किसी रिश्तेदार के बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, उनकी बहन के बैंक अकाउंट में होते हैं, किसी और के होते हैं, उसका भी क्वेश्चन नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, सुलेमान और इन सब के भी केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर इमरान खान साहब ने रिटोरिकल तरीके से कहा कि अगर इनके केसेस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये जो फालूदे वाला और छाबड़ी वाला और छकड़ी वाला और ये सब मखसूस चपरासी वगैरह है, इनके ऊपर भला आप केसेस को कैसे इस्टेब्लिश कर सकेंगे। तो यूँ उन्होंने एक पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप किया अपनी प्रोटेस्ट के कंटिन्यू करने का। और 2 जुलाई की उन्होंने इस हवाले से तारीख थी कि मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में निकलूँगा, परेड ग्राउंड के अंदर, जो आपको पता है बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, ये वही जगह है जहाँ उन्होंने 27 मार्च को भी एक बहुत ही बड़ा अजीम शान जलसा किया था, जब लाखों लोग जो हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी यहाँ पहुँचे थे। लेकिन दिस टाइम द मूव इज़ मोर स्मार्टर कि लाहौर के लोग लाहौर में निकलें, कराची के कराची में निकलें, फैसलाबाद के फैसलाबाद में निकलें, गुजरावाल से निकलें। और जैसा कि मैंने आपको आउटसेट में कहा है, दिस किक स्टार्ट्स PTI's पंजाब कैंपेन इन द 20 बाई इलेक्शन सीट्स। अब उसके ऊपर आ जाते हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है। ये जो 20 सीटें हैं, इन्हें जीतना दोनों साइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमजा शहबाज की सर्वाइवल का मसला है कि उन्हें 14 सीटें जीतनी हैं। हमजा शहबाज अगर इसमें से 14 सीटें जीतते हैं तो उनकी हुकूमत सर्वाइव करती है। इस वक्त उनके पास 173 हैं, सारी पार्टीज़ डाल के, जिसमें PMLN के 161 हैं, पीपल्स पार्टी के 7 हैं, इंडिपेंडेंट 4 हैं, राह हक का 1 है। ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इस वक्त हमजा एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट रन कर रहे हैं 173 की सपोर्ट से। और PTI के पास भी दर हकीकत 173 मौजूद हैं, बिकॉज PTI और PMLQ के पास 168 प्रेजेंट हैं। 5 को वो कर चुके हुए हैं नॉमिनेट, जिनको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई नहीं किया था, जो एक बहुत ही बड़ा तजाद है, बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है। लेकिन अगर उनको नोटिफाई कर देते तो इस पंजाब असम्बली के अंदर दोनों ही जो अलाइंसेस हैं उनके पास 173 का मैजिक नंबर 173 होता, फिर ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते। और उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गई। लाहौर हाई कोर्ट उस पिटीशन को लेकर बैठ गई, अभी तक उसने उसका कोई फैसला नहीं किया। और ना ही ECP ने ये कह दिया कि हम तो नोटिफाई नहीं करेंगे, पहले बाई इलेक्शन की तरफ देखेंगे। सो दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स द ह्यूज सिग्निफिकेंस ऑफ द बाई इलेक्शंस। इन बाई इलेक्शंस में अगर हमजा को 14 सीटें नहीं मिलती तो उनकी हुकूमत टूट जाएगी। अगर उनकी हुकूमत टूटती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब की फेडरल गवर्नमेंट भी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती, और फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इलेक्शन एक ऐसे माहौल में करवाने पड़ेंगे जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ
کھلم کھلا آپ کو لگے گا کہ ان کا بیانیہ جیت رہا ہے، وہ وکٹوریس ہیں، وہ کامیاب ہیں اور وہ ایک اسینڈنٹ فورس ہیں. اس لیے یہ جو مارکہ ہے 17 جولائی کا، یہ بہت زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ گین کر جاتا ہے. اب تحریک انصاف کی ابھی تک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ صرف ہمیں یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ بار بار واضح کر رہے ہیں، جو کئی دفعہ وہ کر چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی، بہت سے لوگ تحریک انصاف کے جب ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں تو یہ چیز کہتے ہیں، میں نے بھی اپنے ویلاگس میں کہی کہ پنجاب کے اندر بہت میسو پیمانے پہ ایک پری پول ریگنگ جو ہے اس وقت ہو رہی ہے، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ٹی ایمز، ڈپٹی کمشنرز، انٹیریئر سیکرٹری، چیف سیکرٹری، ان سب کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یونین، ضلع کونسل اور لوگوں کے یا تو لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں انہیں دھمکا کے حمزہ کی طرف لانے کے لیے کہ سپورٹ کریں، یا ان کے اوپر کیسز ختم کیے جا رہے ہیں ان کی سپورٹ کو بائی کرنے کے لیے. اور یہ سارا کا سارا ایک چیز ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں جو لوٹا حضرات ہیں، منحرف ہیں، جو ان 20 میں سے میرا خیال 15 ہیں یا 16 ہیں، ان کی صورتحال خاصی پتلی ہے. جو 3-4 اس میں سے نسبتاً بہتر ہیں، جن کے پاس پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن بھی 2018 کا انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا تھا، تحریک انصاف کے نشان کے اوپر یا بیٹ یا بلے کے اوپر نہیں لڑا تھا. لیکن یہاں تک کی تو سچویشن بڑی نون ہے اور ٹیلی ویژن پہ ڈسکس بھی ہو رہی. اب میں اس پہ کچھ آئیڈیاز جو ہے وہ ڈراپ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک آرگومنٹ پاکستان میں سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، پیپلز پارٹی دیتی ہے، پی ایم ایل این دیتی ہے، لیگل سائٹ سے دیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں، اخبارات آپ کے دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف ووٹ ڈالا یا منحرف ہو گئے، ڈیفیکٹ کر گئے، تو کون سا آسمان اوپر سے آیا؟ ہر ممبر جو ہے پارلیمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا، اس کے پاس یہ حق ہے، ہونا چاہیے، یہ اس کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ آزادی سے ووٹ ڈال سکے. اس آرگومنٹ کا جو فلا ہے، یہ تحریک انصاف کی، سوشل میڈیا کی، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے فلا کو، اس کے ڈیفیکٹ کو واضح کریں، کیونکہ سرکمسٹانسز جو ہیں میٹر کرتے ہیں. یہ جو لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کے خلاف ووٹ ڈالا اور اس کی حکومت کو گرا دیا، یہ ان کے اوپر ہے کہ ایکسپلین کریں. یہ مانا آپ نے کہ مغرب کے اندر، برطانیہ میں، کسی بھی جگہ پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حالت جنگ ہو، ایک ملک جنگ میں ہو، کوئی بہت بڑا فائنینشیل بل ایسا آ رہا ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں پاپولر پبلک اوپینین ہو کہ یہاں پر ایک حکومت ایک چیز اپنے ذاتی خود غرضی میں کر رہی ہے، اور وہاں پر اگر کوئی اراکین جو ہیں اس سے منحرف ہوتے ہیں، ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ہائر مورل گراؤنڈ ہوتا ہے. یہاں جو چیز واضح کرنے والی ہے کہ جن لوگوں نے یہ غداری کی ہے، جو منحرف ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے واقعی اپنا ضمیر بیچا ہے اور اپنے ذاتی مٹیریل یا پیسے کے مفاد کی خاطر انہوں نے یہ کیا ہے، اپنی طاقت کی خاطر انہوں نے کیا ہے. اور انہوں نے عوام سے تو ووٹ لیا تھا ایک پارٹی کے نام پہ، لیکن انہوں نے عوام کے ٹرسٹ کو بیٹرے کیا ہے. ان کے پاس کوئی جسٹیفائڈ کاز نہیں تھا تحریک انصاف کو اور عمران خان کو چھوڑنے کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک اس آرگومنٹ کو بہت شارپ طریقے سے لا نہیں سکی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سیکنڈ، اور پرانی باتیں جو ہیں ان کو بار بار بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے. خود عمران خان صاحب جب بولتے ہیں تو کم از کم 75% پرانی باتیں کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی اسپیچ میں 25% پرانی باتیں ہوں اور 75% اس میں ایک نیا نیریٹو ہو جو فارورڈ اپنے آپ کو پروپیل کرے. اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں جو بہت اچھا بولتے ہیں، اس میں فواد چودھری ہیں، اس میں فاروق حبیب ہیں، اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، سینیٹر مولانا عباس ہیں، کہ ان چیزوں کو فارورڈ جو ہے وہ پل کرے، تو کہ لوگوں کو نئی چیزیں، نئے حقائق، نئے آرگومنٹ چاہیے چیزوں کو آگے پش کرنے کے لیے. تو یہ تو پنجاب کے حوالے سے بات ہوگی، اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے ہوگی. تیسرا جو پوائنٹ ہے جہاں یہ خبر مسلسل آ رہی ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے ڈسکس کروں، لیکن اس کو چونکہ بہت سے لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ کر چکے ہیں، صابر شاکر صاحب کر چکے ہیں، بولڈ ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام میں نے دیکھا، شاید میں اسکرین پہ دکھا دوں آپ کو. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسے ڈسکس کر چکے ہیں. مسلسل یہ ڈسکشن ہو رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر کہ شہباز شریف صاحب اور دوسری طرف سے پی ایم ایل این پوری کی پوری، اور دوسری طرف سے آصف علی زرداری صاحب ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو، جو کہہ چکے ہیں باقاعدہ آئی ایس پی آر سے کہہ چکے ہیں اس دفعہ، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اعلان کیا تھا میرا خیال ہے اپریل کے اندر، کہ جنرل باجوہ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے اور ایک نیا آرمی چیف آئے گا، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہوں گے، اور اس کے بعد ان کی سروس جو ہے وہاں پہ ختم ہو جائے گی. کوئی ایکسٹینشن اب اس میں ممکن نہیں ہے، یہ اصولی فیصلہ ہے. لیکن انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں پرسویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں یہ خالصتاً سیاسی مفاد کے تحت کی جا رہی ہیں.
बिकॉज शहबाज शरीफ साहब और उनके रुफ़क़ा कार को ये महसूस होता है कि किसी भी किस्म की जो ट्रांजिशन है इस स्टेज में नवंबर में आर्मी चीफ़ की अगर होती है और नया आर्मी चीफ़ आता है तो उनको लगता है कि एक अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल बन जाएगी, और अब तक का जो उनको एक सपोर्ट मिल रही है या माहौल से सपोर्ट मिल रही है या जो एक पॉलिटिकल इनर्शिया चल रहा है, ये सारा का सारा जो है वो टूट सकता है। तो इसलिए जनरल बाजवा को परसुएड वो करें। अभी जनरल बाजवा के ऊपर बहुत बड़ी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है, क्योंकि वो 6 बरस तक नवंबर में 6 बरस तक वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ रह चुके होंगे। ये दुनिया की वन ऑफ द 7th जो न्यूक्लियर नेशंस हैं, ये न्यूक्लियर फ़ौज है, जोहरी ताकत है, इसकी आर्मी का 6 बरस तक चीफ रहना जो है, इससे बढ़ के कोई चीज़ हो नहीं सकती, इससे कोई हायर ऑनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो नहीं सकती। और 6 बरस तक, और फिर वैसे भी जब किसी चीफ को एक्सटेंशन मिलती है, जैसे हमें जनरल कयानी के हवाले से पता है कि उसके सेकंड टर्म में वो चीफ खुद ब खुद कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, और गुज़श्ता चंद माह में जनरल बाजवा भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है। शुरू में उनकी टीम ने और जो ज़ाहिर है कि अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे हैं, उन्होंने लोगों को रोकने की बड़ी कोशिश की, उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की, लोगों को डराया धमकाया गया कि जनरल बाजवा पे इतनी क्रिटिसिज्म ना की जाए। सोशल मीडिया के ऊपर वेटरन्स भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो भी उनके खिलाफ बोले, उन्होंने भी किया, तो उनको भी बहुत समझाया। कुछ लोगों की जो है पेंशन्स ख़त्म हो गई, कुछ लोगों की प्रिविलेजेस जो है वो कैंसिल हो गई। जैसे हम सुन रहे हैं कि जनरल इजाज़ एवान जो हैं उनकी जो लैंड वगैरह थी, ज़रूरी लैंड उनको मिली हुई थी, वो कैंसिल हो गई है, कॉन्फिस्केट हो गई है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद जनरल बाजवा के ऊपर जो बहुत सी शार्प क्रिटिसिज्म है, उसका प्रोसेस जो है वो नहीं रोक सका। तो इस सारी चीज़ को जब मद्देनज़र रखते हैं तो जनरल बाजवा की अपनी लेगेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी उनको अपने सियासी मकासद के लिए कितना ही टेम्प्ट क्यों ना करें, जनरल बाजवा की लेगेसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जनरल बाजवा विद ऑनर जो है इस स्टेज पे रिटायर कर जाएं, बिकॉज आगे का जो पाथ होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। ये तो पॉइंट हो गया जनरल बाजवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड चीज़ है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कोई डिनेस्टिक यानी पार्टी तो नहीं है। पाकिस्तान आर्मी कोई मोरूसियत थोड़ा है जहाँ पर एक ही आर्मी चीफ जो है वो 7 बरस या 10 बरस जो है वो बैठ सकता है। सो पाकिस्तान आर्मी को इसीलिए हम एक बहुत अजीम इंस्टीट्यूशन समझते हैं, पाकिस्तान का नेशनल इंस्टीट्यूशन समझते हैं। और फिर पाकिस्तान आर्मी अकेली नहीं है, दिस इज़ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें समहाउ और द अदर आर्मी चीफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है पॉलिटिकल, लेकिन द राइट थिंग एंड द राइट टर्म टू यूज़ इज़ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक नेशनल एसेट है, इस कौम का एक सरमाया है, जिसमें कम से कम 5, 6, 7 लाख लोग तो किसी वक्त भी हाजिर ड्यूटी सर्विस में होते हैं, जो अपनी जान जो है कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं सरहद के ऊपर। किसी भी वक्त कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई चैलेंज खड़ा हो सकता है। तो एक डिसिप्लिन है, एक वकार है, एक इज़्ज़त है, एक बहुत हाई सेंस ऑफ ड्यूटी है, जिसके नतीजे में सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियाँ हों, बर्फ़ पे बहुत ठंड हो, वहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं। समुद्रों के ऊपर लोग मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। बॉर्डर्स के ऊपर जो है ट्राइबल एरियाज़ में देख लें, अफगानिस्तान का बॉर्डर देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, तो जो चीज़ इस इंस्टीट्यूशन को इकट्ठा रखती है वो सेंस ऑफ ऑनर है। और अगर इस इंस्टीट्यूशन के बारे में ये तासुर बनने लग जाए कि सियासतदान जो है अपनी मर्ज़ी से इसकी लीडरशिप जो है उसको अपनी तरफ कर सकते हैं, या उसको परसुएड कर सकते हैं, या उसको टेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर माजी में जो बहुत बड़ी हमने एक प्रॉब्लम देखी, वो यही देखी हमने कि नवाज़ शरीफ साहब ने और PML ने हर दफ़ा ये चाहा कि हमारी मर्ज़ी का चीफ जो है वो लग जाए। और थ्रू आउट 90s ये जद्दोजहद जो है होती रही। तो इस स्टेज पे पाकिस्तान आर्मी के वक़ार के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि उसको एक नया चीफ मिले, वो आके इस आर्मी की रीओरिएंटेशन जो है वो करे। तो ये सेकंड इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसपे यही एक्सपेक्टेड है कि जनरल बाजवा जो हैं वो रेजिस्ट करेंगे इस टेम्पटेशन को जो कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से की जा रही है। थैंक यू सो मच।